एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किन्ना ग्लो। और आज मैं आपसे अपने फेशियल हेयर रिमूवल की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जो लेज़र तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, लेज़र बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस चूज़ क्यों करा, और इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले मेरे क्या डर थे, और उससे पहले मेरी स्किन की और हेयर्स की कंडीशन क्या रही, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर कोई जानना चाहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अब तक क्या रिजल्ट्स रहे मेरे, और इसकी कॉस्ट क्या है। अगर आप भी अपने फेशियल हेयर रिमूवल परमानेंटली कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मुझे मेरे फेशियल हेयर बाय बर्थ थे। मीन्स ना तो मुझे कोई पीसीओएस है ना कोई पीसीओडी है। जैसे आजकल लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा पीसीओडी और पीसीओएस के कारण फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है मेंस की तरह। बट मुझे जो फेशियल हेयर थे वो ना ज़्यादा डार्क थे ना ज़्यादा फाइन थे, मीडियम टाइप ऑफ हेयर थे और ऑल ओवर माई फेस थे। मीन्स साइड बर्न, अपर लिप्स, इवन मुझे यहाँ पे भी फेशियल हेयर थे। बट जो साइड बर्न्स और मेरी जो चिन के नीचे और मुझे अपर लिप्स और जो आईब्रोज थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और डार्क थे। और ये मुझे बाय बर्थ थे ना, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे पीसीओडी और पीसीओएस है। सेम ग्रोथ जैसे बाय बर्थ थी ऐसे ही अब तक 23 ईयर्स तक मुझे वो ग्रोथ रही है। फेशियल हेयर के कारण ना मेरे फेस का स्किन टेक्सचर हमेशा 2 शेड डार्क दिखता था एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी कलर। और इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कराने से पहले मैंने ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया फेशियल हेयर रिमूवल का, लाइक शेविंग, वैक्सिंग और इवन लेज़र भी मैंने ट्राई नहीं करा, क्योंकि हमेशा से मैं ऐसा सॉल्यूशन चाहती थी जो परमानेंट हो, जिसमें बाद में हेयर ग्रो बैक ही ना करे। पहले मैं लेज़र के बारे में सोचती थी, बट बाद में मुझे पता चला कि लेज़र सभी तरह के स्किन टेक्सचर पे और हेयर कलर पे वर्क नहीं करता है, इवन ऑन डार्क स्किन। यू कैन सी मेरी जो स्किन है ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा डार्क है, मीडियम ही मेरा स्किन टेक्सचर लाई करता है। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का डर था अगर लेज़र ने मेरी स्किन पे वर्क नहीं किया तो। बाद में मैंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस स्लो प्रोसेस है बट परमानेंट है, और ये हर हेयर फॉलिकल को इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय करता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ना तो स्किन टेक्सचर और ना ही हेयर कलर मैटर करता है। किसी भी तरह का कलर हो स्किन का और हेयर्स का, इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्ट्रॉय करता है हमारी हेयर फॉलिकल्स को इंडिविजुअली। हमारे स्किन टेक्सचर का और हेयर कलर का कोई मैटर ही नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टार्ट कराने से पहले मेरे मन में कुछ डर थे। पहला डर तो था कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस परमानेंट रिजल्ट्स देगा, और दूसरा डर क्या इलेक्ट्रोलाइसिस पेनफुल है, और तीसरा डर कि क्या ये किसी तरह का मार्क देता है स्किन पे, मीन्स कराने के बाद ऐसा कोई मार्क जो परमानेंट रहे। ये सब डर मेरे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कराने से पहले थे। वाई आई चूज़ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस सभी तरह के स्किन टेक्सचर और हेयर कलर पे वर्क करता है। यू कैन सी आई हैव डार्क स्किन, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था लेज़र वर्क नहीं करेगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस परमानेंट रिजल्ट्स देता है एज़ कम्पेयर टू लेज़र। और मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है और काफ़ी ऑयली स्किन है, तो मुझे कहीं ना कहीं लेज़र का ये भी डर था कि लेज़र कहीं ना कहीं मेरे को पैचेस देगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट करा। और मुझे पता था कि इलेक्ट्रोलाइसिस स्लो है बट परमानेंट रिजल्ट्स देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कराने से पहले मेरे जो डर थे कि पेन और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन पे, वो तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। पेन जो है वो पेन होता है बट मैनेजेबल है, मीन्स आप उसको बियर कर सकते हो, ज़्यादा पेन नहीं होता है। दूसरा, स्किन पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, हाँ रेडनेस, स्वेलिंग होता है बट कुछ टाइम के बाद चला जाता है, परमानेंटली नहीं होता है। मेरा 3 दिन के अंदर स्वेलिंग चला जाता है, बट ये स्किन टू स्किन वेरी करता है, पेन और स्वेलिंग और रेडनेस। किसी किसी को तो पता ही नहीं चलता, पेन उनको फील ही नहीं होता, और किसी को स्वेलिंग भी नहीं आती है। मेरी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है और काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो मुझे पेन हाँ होता है बट इतना भी नहीं होता है कि मैं ट्रीटमेंट ना करा पाऊँ। इट इज़ बियरेबल। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आफ्टर केयर ऑफ स्किन,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना स्किन का आफ्टर केयर अच्छे से नहीं करोगे ना, तो ये आपको ज़रूर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देगा, जो कि मुझे भी दिया। बट मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में, जो आफ्टर केयर में जो गलतियाँ करी, वो आप ना करें और आपको उसका साइड इफ़ेक्ट ना मिले। अब भी मुझे उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है, मैं नहीं चाहूँगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट किसी और को भी हो। तो इसके लिए मैं अनदर वीडियो बनाऊँगी अलग से कि आफ्टर केयर कैसे करें, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अब। मैंने प्रीवियस सेशंस में कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले मेरी स्किन पे, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगी। तो अब मेरे फेशियल हेयर की क्या कंडीशन है और मेरा सेशंस का क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस मैं अपने पूरे फेस पे कराती हूँ, फोरहेड को छोड़ के। मीन्स मैं अपना ये वाला यहाँ से यहाँ तक अपना साइड बंस, चिन और अंडर द चिन यहाँ तक, इससे अपर पार्ट मैं अपना इलेक्ट्रोलाइसिस में कराती हूँ, और अपने आईब्रोज। सो अब तक मैंने अपने 18th सेशन कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोलाइसिस के। 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हुए। इन 8 मंथ में मेरे 18th सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मेरे फेशियल हेयर्स की क्या कंडीशन है। मेरे फेशियल हेयर 18th सेशन तक 70% रिड्यूस हो चुके हैं। जो रिमेनिंग 30% है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है और काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। इवन जितनी डिस्टेंस से फ़ोन रखा है इतनी डिस्टेंस से मेरे फेशियल हेयर विजिबल नहीं है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे मिरर को रख के बिल्कुल पास सनलाइट में अगर मैं देखना चाहती हूँ तो ही मुझे दिखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइन और काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हेयर्स है। मीन्स 70% रिड्यूस हो चुके हैं इन 8 मंथ्स। सो ये है मेरा फेशियल हेयर का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको अभी शेयर करा। ये वीडियो मेरे 15th सेशन की कुछ है, छोटा सा क्लिप है। इसमें देखो हेयर विजिबल नहीं है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पास है, बट जब हम फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा जूम करते हैं तब हमें हेयर्स जो है विजिबल होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। आप देख सकते हो, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा। और जो नीडल इन्होंने पकड़ा है इसको हम प्रोब बोलते हैं। ये प्रोब हेयर के अलोंग साइड जाके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करता है और ये इंडिविजुअली हेयर फॉलिकल को शॉक देता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे मीन्स इंडिविजुअली हर एक फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो मैंने 2 क्लिनिक्स विज़िट करे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए और उनका दोनों का ही कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। पहले जो मैंने देखा था उसमें कंसल्टेशन फ़ीस थी, मैं गई भी, मैंने विज़िट भी करा, कंसल्ट भी किया एंड पे भी करा मैंने 2000। बट उनका कूपन रेट और वैसे पर आवर का रेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। देन मैंने प्रीफर किया मैं दूसरे ही क्लिनिक जाऊँ, सेम मशीन सेम वर्क, बट ड्यू टू सम फैसिलिटीज़ दे चार्ज इवन मोर देन द सेकेंड क्लिनिक। सो आई चूज़ द सेकेंड वन। वहाँ कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं था, फ्री कंसल्टेशन था। और अब मैं आपको उसकी कॉस्ट बता रही हूँ, उनकी कॉस्ट क्या है। मैं आपको फर्स्ट क्लिनिक की कॉस्ट भी बताऊंगी और अलग अलग क्लिनिक्स की अलग अलग कॉस्ट बताऊंगी, बट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस चीज़ के लिए। इसमें मैं सिर्फ आपको अपना कॉस्ट बता रही हूँ कि मैंने क्या पे किया। तो मैंने अपना उस क्लिनिक में अगर मैं पर आवर का अगर मैं पे करती हूँ तो वो 3500 कुछ चार्ज करते हैं पर आवर का। अगर मैं कूपन्स बाय करती हूँ तो अगर मैं कूपन्स बाय करती हूँ तो वो मुझे 50,000 में 33 आवर्स दे रहे हैं और अराउंड मेरे को 1500 में कुछ पड़ रहा है पर आवर का ये रेट कूपन्स के साथ। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे उस टाइम ऑफ़र मिला था कि अगर मैं एक साथ 2 कूपन्स बाय करती हूँ 50,000 के, जिसमें मुझे 33 आवर्स मिल रहे हैं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा 33 आवर्स का कूपन फ्री मिलेगा। सो मैंने वो बाय किया क्योंकि मेरे काफ़ी फेशियल हेयर थे, तो मुझे एक बार में काफ़ी ज़्यादा आवर्स चाहिए थे मेरे फेशियल हेयर ट्रीटमेंट के लिए। सो ये रहा मेरा ट्रीटमेंट। तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हाउ
मैंने क्या चूज़ करा परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए। बट अब मैं सेपरेट्स वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अलग अलग अपने सेशन बाय सेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने कैसे क्लिनिक चूज़ करा वो शेयर करूंगी। आफ्टर केयर कैसे करना है इलेक्ट्रोलाइसिस से, और इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, और क्या पीसीओडी और पीसीओएस गर्ल्स भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकती है, और इसका कब मुझे किस सेशन के बाद परमानेंट रिज़ल्ट दिखाई दिया। हर वो चीज़ जो मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्सपीरियंस हुआ उस सब का मैं एक सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। अगर मैं कमेंट्स को देखूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा आपके क्या डाउट्स और क्वेश्चंस रहे इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके। और मैं बताऊंगी आपको वीडियोस में कि क्या लेज़र कराने के बाद भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं, क्या अगर हमने पहले भी किसी तरह का हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कराया उसके बाद भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं नहीं। तो वो सब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ही बताऊंगी। अगर आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहते हो मेरे वीडियोज़ का तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय।